यूपी के पीलीभीत से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक दरोगा और सिपाही पर ऑटो ड्राइवर से मारपीट का आरोप लगा। बताया गया कि मारपीट के वक्त दोनों पुलिस वाले शराब के नशे में धुत थे, जिनको वहां मौजूद कुछ लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और थाने ले जाने लगे, जिसका इन पुलिस वालों ने विरोध किया। वहां से सामने आई तस्वीरों में दरोगा लोगों से बचने के लिए धक्का मुक्की करते नजर आए। दारू पी के बाहर पब्लिक। इसी बीच वहां मौजूद कुछ लोग इस पुलिस वाले का मोबाइल से वीडियो बनाने के लिए कहते हुए सुनाई दिए। तभी मोटरसाइकिल सवार भी वहां से गुजरे, लेकिन किसी की भी हिम्मत दरोगा को पकड़ने की नहीं हुई, जबकि सिपाही को लोगों ने पकड़ लिया और उसे खींचते हुए थाने ले जाने लगे। दारू पी के मार रहे हैं, दारू पी के। इस दौरान इस सिपाही ने अपनी पहचान छिपाने की बहुत कोशिश की, मगर लोगों के आगे उसकी एक ना चली। बहुत मारा, गौतम भाई को मार रहे हैं। सड़क पर हो रहे इस हंगामे को देख वहां लोगों की भीड़ जुट गई। बताया गया कि ये पूरी घटना पीलीभीत के गजरौला थाने के पास की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के एसपी ने फौरन दोनों आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। पंजशीर पर कब्जे के लिए खूनी जंग जारी है। जितनी आसानी से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, पंजशीर पर कब्जा करना उसके लिए उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि पंजशीर की घाटी में एनआरएफ के लड़ाके ऊंचाई वाले ठिकानों पर डेरा डालकर बैठे हैं और उनसे निपटना तालिबान के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। एक दिन पहले पंजशीर में जबरदस्त जंग हुई। गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों से पूरी घाटी गूंज उठी। खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए हमला किया था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। एनआरएफ का दावा है कि उसने 200 तालिबानी पकड़े, जबकि तालिबान के कई लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि इससे पहले तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया था, जिसके बाद काबुल में तालिबानी लड़ाकों ने जोश में फायरिंग भी की थी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बुलाया है। आज 18 जिलों में इस सम्मेलन का आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे वाराणसी में इस सम्मेलन में भाग लेंगे। तो वहीं यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह प्रयागराज में, जबकि यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर और संगठन प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल लखनऊ में सम्मेलन में शामिल होंगे। खास बात यह है कि सम्मेलन 20 सितंबर तक चलेगा, जिसका 403 विधानसभाओं में आयोजन किया जाएगा। चीन में राजधानी बीजिंग समेत वहां के कुछ प्रांतों में फिर शुरू हुई जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहां के मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की और लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसकी तस्वीरें राजधानी बीजिंग से भी सामने आई, जहां लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां के एक इलाके के अंडरपास में इतना पानी भर गया कि सड़कें ही दिखना बंद हो गईं और वहां खड़े कुछ लोग इस पानी के आगे बेबस दिखाई दिए, जबकि एक दूसरे इलाके में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि कुछ गाड़ियां आधी डूबी नजर आईं। हालांकि जो लोग अपने घरों से कामकाज के लिए बाहर निकले, उन्हें बारिश से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करना पड़ा। कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें लिया ओनिंग प्रांत से भी सामने आईं। वहां भी इतनी जोरदार बारिश हुई कि कुछ ही घंटों में रिहायशी इलाकों और बाजारों की सूरत बिगड़ गई। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा करती थी, उन पर पानी का कब्जा दिखा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक सामान ढोने वाली छोटी गाड़ी पानी में फंसी दिखी, जबकि एक कार को 8-9 लोग पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। तो वहीं एक स्कूटर सवार ने पानी से भरी सड़क से गुजरने की कोशिश की तो उसकी जान पर बनाई, लेकिन गनीमत रही कि वहां मौजूद एक पुलिस वाले ने किसी तरह उसे बचा लिया। वहां के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। इस बारिश के बीच चल रही तेज हवाओं ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला मामले में अब तक मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। न्यूज 18 की विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि पोस्टमार्टम के बाद अब इस मामले में केमिकल एनालिसिस का इंतजार है। मतलब इससे ये पता चलेगा कि शरीर में जहर या उस जैसी कोई चीज तो नहीं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जिन डॉक्टर्स ने सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम किया है, उनको मौत के पीछे कोई अननेचुरल वजह नहीं मिली है। मतलब शरीर पर कोई चोट के निशान या जख्म नहीं मिले। ऐसे में विसरा को केमिकल एनालिसिस यानी कि जांच के लिए भेजा गया है, ताकि ये पता चल सके कि 48 घंटे के अंदर उन्होंने क्या खाया था या कहीं किसी चीज का रिएक्शन या असर तो उनकी बॉडी पर नहीं हुआ। इसके अलावा
हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की भी सलाह यही है कि जानकारी मिलेगी कि कोई बीमारी थी या नहीं। और बताया जा रहा है कि जब तक ये सारी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक इस मामले में डॉक्टर भी अपनी तरफ से कोई राय नहीं देंगे। सीएम योगी आज यूपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। सुबह 9:30 बजे सीएम योगी मेहदीपुर जाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे और बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ राप्ती नगर में बाढ़ प्रभावित से मुलाकात करेंगे और लोगों को बाढ़ राहत किट देंगे। इसके बाद योगी स्वच्छता अभियान का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें सुबह 11:45 पर योगी कौड़ी राम के सर्वोदय इंटर कॉलेज और फिर गोला के VSAV कॉलेज पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ित परिवारों को खाने पीने का सामान भी बांटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने अमेरिका जा सकते हैं। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी का यह पहला अमेरिका दौरा होगा। चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल की खाली पड़ी विधानसभा सीटों में 3 सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा की है। इनमें एक भवानीपुर विधानसभा सीट भी है। खबर है कि ममता बनर्जी इसी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इसके अलावा ओडिशा की एक विधानसभा सीट पिपली में भी 30 सितंबर को ही वोटिंग होगी। इन सभी सीटों पर 3 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। पश्चिम बंगाल की कलियागंज सीट से बीजेपी विधायक सौमेन रॉय फिर टीएमसी में शामिल हो गए। दुनिया के टॉप लीडर्स को पीछे छोड़ प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के नंबर 1 लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस नाम की एजेंसी के नए सर्वे में पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक 70% लोगों की पहली पसंद पीएम मोदी हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में तीसरे नंबर में इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी हैं, जबकि 5वें नंबर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया गया है कि जिस वक्त आग लगी उस दौरान फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी भी मौजूद थे, जो वक्त रहते वहां से बाहर निकल गए और उनके निकलते ही आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। थोड़ी ही देर में वहां से आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई। आग से साथ उठने वाला काला धुआं भी पूरे इलाके में फैल गया। हादसे की खबर तुरंत दमकल विभाग को दी गई और कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंच गई। जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें लीसा रखा हुआ था। लीसा चीड़ के पेड़ से निकलने वाला ज्वलनशील तरल पदार्थ होता है, जिससे कई चीजें बनाई जाती है। इसी लीसे की वजह से आग तेजी से भड़की, जिसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। पानी पहुंच नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहे हैं, अभी काफी हद तक कंट्रोल हो गया है। बताया गया कि कुछ घंटे की मेहनत के बाद आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया है, लेकिन तब तक पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो चुकी थी। हरियाणा के पानीपत में लूट की एक अजीबोगरीब वारदात सामने आई। वहां एक पिता ने अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से इस शख्स की नौकरी चली गई थी, जिसके बाद आर्थिक तंगी की वजह से वो अपने बच्चों की स्कूल फीस नहीं भर पा रहा था। ऐसे में इस शख्स ने SBI से पैसा निकलवाने वाली एक बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बनाया और उसका पैसों से भरा थैला लेकर भाग निकला। हालांकि बैंक के गार्डों ने पीछा कर आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 50,000 रुपये कटवाए थे, वो खोज के बाहर बाज लिया। SBI के गाड़ी के पीछे लगे, अगर रेलवे कटपाम थे वहाँ इसको पकड़ लिया। कितने पैसे बरामद हुए? इसके पास से 49,000 रुपये अलग से और 25 थे जी, 30,000 रुपये अलग से, इसको 79,000 रुपये बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे और उन लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जिन्होंने बाढ़ में अपना सब कुछ गंवा दिया, जिसकी एक तस्वीर सिद्धार्थनगर से भी सामने आई है, जहां 200 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और वहां रहने वाले लोगों को इसकी वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। यही नहीं, उन्होंने एक बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और इससे बिस्किट खिलाया। इसके बाद सीएम ने वहां मौजूद दूसरे लोगों से मुलाकात की और उनसे उनका हाल जाना। साथ ही उन्होंने लोगों को ये भरोसा दिया कि इस मुश्किल वक्त में सरकार उनके साथ है। इस आपदा में मृत्यु होती है तो इस परिवार को
पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध हो जाए। योगी आदित्यनाथ महाराजगंज भी पहुंचे, जहां वो बाढ़ से प्रभावित लोगों से मिले, उनसे बातचीत की और जरूरतमंदों में खाने पीने का सामान भी बांटा। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के उन इलाकों का हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे जायजा लिया जो बाढ़ की वजह से बर्बाद हो चुके हैं, जहाँ के लोगों की फसल से लेकर उनके मकान सब कुछ तबाह हो गए। ऐसे हालात देखने के बाद वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे और नाव के जरिए घूम-घूम कर कई इलाकों का मुआयना किया। इसके बाद वो बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने मुलाकात के दौरान एक बच्चे को गोद में उठाकर उसे खिलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक दूसरे बच्चे का हाथ पकड़कर थोड़ी दूर तक गए और उसे बिस्किट दिया। वहां भी उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के लिए उनमें खाने पीने का सामान बांटा। यूपी के कानपुर में गोविंद नगर थाना क्षेत्र के मार्केट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कपड़े की दुकान पर ग्राहक और दुकानदार के बीच जमकर मारपीट हो गई। दरअसल ग्राहक कपड़ा वापस कर पैसे मांग रहा था। इसी को लेकर दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस मारपीट का वीडियो बनाया और फिर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फर्जी पासपोर्ट और वीजा बनाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि इस मामले में 1 साल के अंदर पुलिस की एयरपोर्ट पर तैनात यूनिट ने 99 एजेंट को धर दबोचा है, जिन पर पासपोर्ट और वीजा बनाने में धोखाधड़ी करने का आरोप है। ताजा मामला 24 अगस्त का बताया जा रहा है, जब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वसीम और उस्मान, इसके साथ ही तनवीर और सलमान नाम के 4 लोग शारजहां होते हुए आर्मेनिया के लिए निकले। लेकिन वहां पहुंचने पर जब उनका वीजा चेक किया गया तो वो फर्जी निकला, जिसके बाद उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने 2 एजेंट को भी पकड़ा, जिन पर पैसे लेकर फर्जी पासपोर्ट और वीजा बनाने का आरोप है। बताया यह भी जा रहा है कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड महबूब खान नाम का आरोपी है और उसी के इशारे पर यह सारा गोरख धंधा चल रहा था। लेकिन पुलिस ने स्पेशल ड्राइव चलाकर बाकी एजेंट समेत महबूब को भी धर दबोचा। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पुलिस ने देश के अलग अलग शहरों में छापेमारी की थी। बिहार के कटिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से इलाके के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ शिक्षकों ने रोचक तरीका अपनाया। बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए शिक्षक उन्हें नाव पर ही ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। दरअसल पानी भर जाने की वजह से गांव के लोग सड़क पर ही झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। ऐसे में वहां रह रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव नाव के अलावा और कोई दूसरी जगह नहीं बची है। एक तस्वीर ऐसा दिखा रहा है जिस तस्वीर से देखकर आप समझ जाएंगे अब सुदूर इलाके में भी शिक्षा का क्या महत्व है। दरअसल खुले आसमान के नीचे ये शिक्षा व्यवस्था एक नाव में चल रहा है और यानी नाव में पाठशाला। वजह क्या है जरा समझ लीजिए। ये जो मनिहारी का इलाका है, यहाँ जहाँ तक आपके नजर जाएगा पानी ही पानी है और इस इलाके में कभी जो ट्यूशन क्लास चलता था और लेकिन अब उस इलाके में पूरा पानी पानी है, इसीलिए जगह कोई बचा नहीं। तो गांव के ही जो शिक्षित युवक है वो नाव में इस तरह का पाठशाला चला रहे हैं ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से दूर न रह जाए। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए जगह देने पर सियासत तेज हो गई। झारखंड विधानसभा परिसर में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर झारखंड सरकार को घेरने की कोशिश की। बहुसंख्यक समाज के लिए झारखंड विधानसभा परिसर में एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कोई मस्जिद नहीं बना दिया गया है कि आप मंदिर की मांग कर रहे हैं। ये व्यवस्था लोकसभा में भी है। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारतीय निशानेबाजों ने इतिहास रच दिया। 50 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनीष नरवाल ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि सिंगराज को इसी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल मिला। यानी एक ही इवेंट में गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल भारतीय खिलाड़ियों ने अपने नाम कर लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों विजेताओं से फोन पर बात की और उन्हें इस जीत के लिए बधाई दी। समस्त भारतवासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक रेस्टोरेंट पर पुलिस ने छापा मारा और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वहां पार्टी कर रहे 32 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस का दावा है कि वहां से शराब की बोतलें और नशे की कई चीजें बरामद की गई।
दिल्ली में पुलिस के लिए रिसर्च करने वाली संस्था BPR&D ने 51वां स्थापना दिवस मनाया। इस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पुलिस वालों के काम की खूब तारीफ की। सबसे कठिन काम पूरे सरकारी अमले में अगर किसी सरकारी कर्मचारी का है तो पुलिस के मित्रों का है। तालिबान भले ही अपनी ताकत के गुरूर में हो, लेकिन उसके खिलाफ NRF ने पूरे पंजशीर सूबे में बगावत का ऐलान कर दिया है। ऐलान के मुताबिक पंजशीर के हर शख्स को तालिबान के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कहा गया है। इस बीच ये भी खबर है कि शतूल और अनाबा में तालिबान और नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों के बीच भयंकर घमासान छिड़ा हुआ है और इस जंग में तालिबान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पंजशीर में जारी है जंग। NRF और तालिबान के बीच घमासान। काबुल पहुंचे ISI चीफ फैज हामिद। पंजशीर में होगा तालिबान ढेर। अफगानिस्तान की सियासत के बिसात पर जारी शह और मात का खेल और भी पेचीदा होता जा रहा है। दरअसल एक तरफ तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो पंजशीर में NRF के लड़ाकों से जंग लड़ रहा है। दरअसल पंजशीर के कब्जे को लेकर तालिबान और NRF यानी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के बीच जंग जारी है। खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए बड़ा हमला किया और इसके बाद उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया। पंजशीर पर कब्जे की जानकारी मिलते ही काबुल में भी तालिबानी लड़ाकों ने जोश में फायरिंग की। इसके साथ साथ तालिबान ने यह भी दावा किया कि मोहम्मद मसूद और अमरुल्लाह सालेह विदेश भाग गए हैं, लेकिन CNN न्यूज 18 से बात करते हुए अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के इन तमाम दावों को गलत बताया और तालिबान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया। Media reports about my escape from Afghanistan is baseless. I am in my base in the Panjshir Valley. I am talking to you from there. I have had several meetings with our commanders and with the political leaders. There is no doubt it's a difficult situation. We are under invasion of the Taliban. They are Al-Qaeda allies and other terrorist groups from the region and beyond. They are being backed by Pakistan as usual. They have had casualties. No doubt we have had casualties. Yesterday I attended the funeral of my fallen brothers who lost their lives in this sacred and holy defense of Afghanistan. The reason for sharing this video with you is to assure you that all the reports regarding my escape are false. It's propaganda, it's fake news. I am here. We will not escape. We will not surrender. We are standing for Afghanistan. Resistance is continuing. इस बीच NRF यानी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने ख्वात में तालिबान को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। खबर है कि एक दिन पहले ख्वात में करीब 1000 तालिबानी लड़ाके पहुंचे थे। इनमें से करीब 300 लोग भाग गए, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया गया। NRF का कहना है अगर अमेरिका उनका साथ दे तो वो तालिबान को अफगानिस्तान से उखाड़ फेंकेंगे। US अगर किसी भी तरह का इक्विपमेंट सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट और US ही क्यों, बाकी वो सभी देश जो मानवता में विश्वास करते हैं, अगर वो पंजशीर के लड़ाकों का साथ दे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि तालिबान को काफ़ी नुकसान होगा और अफगानिस्तान को वापस मेन स्ट्रीम में लाना आसान होगा। दरअसल पंजशीर तालिबान की दुखती रग है। इससे पहले भी 1996 से 2001 में बनी पहली तालिबानी सरकार भी पंजशीर पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाई थी। इस बार एक बार फिर तालिबान के लिए पंजशीर में NRF एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
एनआरएफ के मुताबिक कई तालिबानी नेता और उनके गुट एनआरएफ में शामिल हो रहे हैं और ये वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है। इनमें एनआरएफ के लीडर अहमद मसूद को बदखशा में उन तालिबानी लड़ाकों का स्वागत करते देखा जा सकता है जो तालिबान का साथ छोड़कर उनके लिए लड़ने को तैयार है। तालिबान अपने आप को बड़ा समझता हो, लेकिन पंजशीर का जो जज्बा है, जो लड़ने का जज्बा है, जो जान देने का जज्बा है, अपनी ज़मीन की रक्षा करने का जज्बा है, मुझे नहीं लगता कि तालिबान उससे पार पा पाएगा। इस सब के बीच एक हैरान कर देने वाली खबर भी सामने आई है और वो ये कि दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हामिद तालिबान के न्योते पर काबुल पहुंचे। ये तस्वीर तालिबान और पाकिस्तान के बीच नापाक साजिश की तस्दीक कर रही है। जानकारी के मुताबिक तालिबान की सर्वोच्च फैसला लेने वाली परिषद ने जनरल फैज हामिद को काबुल आने का न्योता दिया था। ISI चीफ का इस समय अफगानिस्तान दौरा और वो भी तालिबान के सो कॉल्ड इन्विटेशन पर जाना अपने आप में इंडिकेट करता है कि इवन तालिबान पाकिस्तान की सेना से ऊपर ISI को महत्व देता है, क्योंकि ISI ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको हर तरह का सपोर्ट देती है। ये ISI चीफ फैज हामिद का पिछले 15 दिनों में अफगानिस्तान का दूसरा दौरा है। ये 21 अगस्त 2021 की तस्वीर है और इस एक सबूत ने पाकिस्तान और आतंक के सरगनाओं के रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया था। इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हामिद को तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और दूसरे नेताओं के साथ नमाज अता करते साफ देखा जा सकता है। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की लिखी स्क्रिप्ट पर तालिबान नाच रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान खुलकर लड़ाई में तो साथ दे या ना दे, लेकिन मॉरल सपोर्ट तालिबान को ज़रूर देगा, क्योंकि तालिबान का जो असर पाकिस्तान पर खुद आ सकता है, उससे बचने का उनके पास और कोई तरीका नहीं होगा। अफगानिस्तान की सियासी बिसात पर एक और डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कई ऐसे आतंकियों के चेहरे कैमरे में कैद होने लगे हैं जिनकी झलक दशकों से किसी ने नहीं देखी थी। और इस वीडियो में दिख रहा ये शख्स अमीन उल हक है। गाड़ी में बैठे अलकायदा कमांडर की तस्वीरें जब कैमरे में रिकॉर्ड हुई तो उसने बाकायदा गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया और शान से अपना चेहरा दिखाया। इतना ही नहीं, उसे देखने के बाद कुछ लड़कों ने बाकायदा उसके साथ सेल्फी भी ली। अमीन उल हक को अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन का बेहद करीबी माना जाता था। अमीन उल हक अलकायदा को हथियार सप्लाई करता था। ऐसा माना जाता है कि अमीन उल हक लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज भी रहा है। 2001 में उसने लादेन की जान भी बचाई थी। इतना ही नहीं, अमीन रूसी सेना के खिलाफ जंग भी लड़ चुका है और 2001 की ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट में उसका नाम भी शुमार था। ISI ही वो एजेंसी है जो अफगानिस्तान की कोई अच्छाई नहीं कर सकती। तालिबान के थ्रू ISI का जो लिंक है वो पूरी दुनिया के लिए एक खौफ है, एक डर है, आतंकवाद से रिलेटेड शुरुआत है। मुझे नहीं लगता कि इवन तालिबान ISI को वो इज्जत देना चाहेगा। दरअसल दुनिया इसी बात से डरी हुई है कि तालिबान राज में अफगानिस्तान दोबारा आतंकियों का गढ़ ना बन जाए और अलकायदा के कमांडर अमीन उल हक का अफगानिस्तान में दिखना पूरी दुनिया के लिए खतरे की एक घंटी है। ये बात इस तरफ भी इशारा कर रही है कि अलकायदा के आतंकी तालिबान राज में एक बार फिर सर उठाने लगे हैं और आने वाले वक्त में तालिबान, ISI और अलकायदा का ये नापाक गठजोड़ दुनिया के लिए किसी नई मुसीबत का बायस बन सकता है। कनाडा के ओंटारियो से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां दो मालगाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हो गई जिसने लोगों में दहशत भर दी। बताया यह गया है कि इस रेल हादसे में ट्रेन के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए।
और वो इधर उधर जा गिरे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि इस हादसे में रेल की पटरी को भी काफी नुकसान पहुंचा। दोनों मालगाड़ियों के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद एक दूसरे से अलग होकर दूर जा गिरे। ये हादसा इतना भयानक था कि उसकी वजह से ट्रेन के डिब्बों में काफी टूट-फूट हो गई। हादसे के बाद वहां बचाव कर्मियों की पूरी टीम पहुंची। उन लोगों ने उस जगह को बारीकी से देखा, जिसके बाद वहां साफ सफाई का काम शुरू किया गया। इस बीच खबर आई कि हादसे की वजह जानने के लिए इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती और आमी नदी का पानी नेशनल हाईवे 29 पर पहुंचने के बाद वहां ट्रैफिक रोक दिया गया, जबकि रिहायशी इलाकों में भी इन नदियों का पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और अब लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि आमी और राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इनका पानी गोरखपुर से बनारस को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 29 तक भी पहुंच गया, जिसके बाद प्रशासन ने फौरन वहां से गुजरने वाले ट्रैफिक को रोक दिया। फिर कुछ लोग जान जोखिम में डालकर अपनी मंजिल की ओर जाते दिखे। वहां से सामने आई तस्वीर में हाईवे का एक बड़ा हिस्सा पानी में टूट गया, जिसकी मरम्मत का काम भी तेज कर दिया गया। अभी तो ये नदियाँ बढ़ाव पे ही है। आमी नदी अभी भी बढ़ रही है, हालत बहुत खराब हो चुका है। इस नेशनल हाईवे के अलावा वहां के एक रिहायशी इलाके में भी इन नदियों पर पानी का कब्जा दिखा। इस इलाके के ज्यादातर मकान पानी में डूबे दिखे और खेत खलियान भी इससे नहीं बच पाए। नदियों के लगातार बढ़ते जलस्तर से लोग डरे हुए हैं। स्थानीय ग्रामीण जो है वो पूरे दहशत में है कि जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। बताया गया कि कुछ लोग तो जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर भी चले गए, जबकि कई लोग भी अभी वहां रह रहे हैं। झारखंड के धनबाद से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां छेड़छाड़ के एक आरोपी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा हुआ। आरोप यह है कि उसने जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में शराब के नशे में एक लड़की से छेड़खानी की है, जिसकी शिकायत उस लड़की ने रेलवे पुलिस से की, जिसके बाद आरोपी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन पर उतार लिया गया, लेकिन उसे संभाल पाना रेलवे पुलिस के लिए मुश्किल हो गया। वो प्लेटफॉर्म पर ही बैठ गया और रोने लगा। पुलिस वालों के बीच से भागकर उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे ऐसा करने नहीं दिया। शराब के नशे में धुत आरोपी लगातार यही कहता सुनाई दिया कि वो बेकसूर है। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसे में पुलिस वाले उसे समझाते नजर आए। इस बीच आरोपी ने उस पर लगे आरोपों को गलत ठहराया। भाई सबूत देने के लिए मैं बस एक ही चीज है, बस जान देना। काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद वो आरोपी पुलिस वालों के काबू में आ पाया। दिल्ली के नरेला में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के नरेला में बदमाशों ने सरेआम लूट को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाश दुकानदार को गोली मारकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच तेज कर दी है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल सरकारी स्कूल 14 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। इससे पहले राज्य में स्कूलों को 28 अगस्त तक बंद करने का आदेश दिया गया था। राज्य सरकार ने 9वीं से 12वीं क्लास की परीक्षाएं ऑनलाइन करवाए जाने का फैसला लिया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बैंकों के बाहर लोगों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी हैं। कई जगह तो बैंकों के बाहर बड़ी संख्या में लोग बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कपड़ा बनाने वाली एक कंपनी के प्लांट में धमाके के बाद आग लग गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। बताया गया कि इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, क्योंकि धमाकों के बाद वहां लगी आग की लपटों में वो लोग आ गए। उस प्लांट से किसी ज्वालामुखी की तरह लपटें उठती हुई दिखाई दी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंची और आग बुझाने का काम तेज कर दिया। झारखंड के धनबाद से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली रेल की पटरियों पर पलट गई। बताया यह गया है कि वहां रेलवे प्लेटफॉर्म पर मरम्मत का काम चल रहा था, जिसके लिए ये ट्रैक्टर ट्रॉली वहां रेत लेकर पहुंची, लेकिन लौटते वक्त वो रेल की पटरियों पर पलट गई और उस ट्रैक पर आने वाली सभी ट्रेनों को दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ डाइवर्ट करना पड़ा। ट्रॉली तो प्लेटफॉर्म पर ही अटक गई, लेकिन ट्रैक्टर गिरकर पटरियों के बीच फंस गया। वहां मौजूद रेलवे के कर्मचारियों और बाकी लोगों ने धक्का लगाकर उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर तक वो टस से मस नहीं हुआ।
फिर एक खुदाई करने वाली मशीन लाई गई और उसकी मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को हटाने की कोशिश की गई। लोगों ने भी सूझबूझ दिखाते हुए ट्रैक्टर पर कई रस्सियां बांध दी। पटरियों पर गिरे ट्रैक्टर को खुदाई करने वाली मशीन ने धक्का लगाया और बाकी लोगों ने रस्सियों से उसे खींचना शुरू कर दिया। कुछ देर में सबकी मेहनत रंग लाई और पटरियों से ट्रैक्टर ट्रॉली को हटा दिया गया। बताया गया कि करीब 2 घंटे तक वो ट्रैक्टर ट्रॉली पटरियों पर गिरी रही। बिहार के छपरा से